नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल, जिसमें आज आप देखेंगे चीन जापान का इतिहास, यानी कि एशिया का इतिहास। तो इसमें आज के टॉपिक में आप पढ़ेंगे चीन में साम्यवादी आंदोलन का उद्भव, या ये कहें कि इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना। ओके, तो चाइना में यानी चीन में आप साम्यवादी आंदोलन का उद्भव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप ये भी जानेंगे कि चीन में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, संस्थापक कौन थे, और चियांग काई शेक जो था उसने किस तरह से साम्यवादियों का विरोध किया। तो किस तरह से साम्यवादियों ने अपनी स्थिति चीन में मजबूत की और चीन को एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इन सब तथ्यों की जानकारी आपको पूरे वीडियो को देखने के बाद लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में साम्यवादी आंदोलन का उद्भव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साम्यवाद होता क्या है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला चियांग काई शेक, तो उसमें हम साम्यवाद की चर्चा की है, लेकिन हमने वो कंसेप्ट क्लियर किया नहीं कि साम्यवाद होता क्या है। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं आपको बता दूं। मुझे लगा आप पहले से जानते हैं, और जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं जो मैं उनको बता दूं। साम्यवाद का मतलब होता है पूरे देश में, यानी जिस देश में आप साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं, जो साम्यवादी देश है, उसमें सबों को एक समान समझा जाता है, और विशेष रूप से उसमें श्रमिक यानी कि किसान, मजदूर, निचले तबके के लोग हैं, उन्हें उनके हित के लिए कार्य किए जाते हैं, और सबों को ध्यान में रखकर ही देश की उन्नति और विकास किया जाता है। ओके, तो ये होता है साम्यवाद। तो सबसे पहले कहाँ साम्यवादी आंदोलन हुआ था और साम्यवाद की स्थापना हुई थी? हुआ था 1917 ईस्वी में चीन में, 1917 ईस्वी में रूस में आप रूसी क्रांति का नाम जानते होंगे। तो 1917 ईस्वी में, या कहे कि बोल्शेविक क्रांति, तो वही एक साम्यवादी क्रांति थी जो रूस से जार की व्यवस्था को, यानी कि वहाँ के राजतंत्र को समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था को कायम किया। चलिए अब हम चीन के बारे में पढ़ते हैं। 1917 ईस्वी की रूस की बोल्शेविक क्रांति एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिसका प्रभाव समस्त विश्व पर पड़ा। इसने समस्त संसार में एक नए विचार उत्पन्न किए। वो विचार कौन सा था? साम्यवादी विचार। चीन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 1919 ईस्वी के पेरिस के शांति सम्मेलन में पश्चात राष्ट्रों ने चीन के साथ जो सलूक किया, उससे संपूर्ण देश में निराशा फैल गई। चीन के लोग समझने लगे कि चीन का कल्याण बोल्शेविक विचारधारा अपनाने में ही है। यानी कि 1914 से 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उसमें चीन के साथ जो सलूक किया गया, उससे चीनी जनता काफ़ी क्षुब्ध हो गई, और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं यदि हम विदेशियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, देश में एकता और समता कायम करना चाहते हैं, तो हमें साम्यवादी नीति को अपनाना पड़ेगा। और इस तरह से साम्यवादी विचारधारा की तरफ उनका झुकाव होना शुरू हो गया, क्योंकि इस विचारधारा का कहीं ना कहीं उन्हें ज्ञान हो चुका था। कहाँ से? रूस की क्रांति द्वारा, जो 1917 में घटित हुई थी। सोवियत रूस के प्रति चीन में अपार सहानुभूति पैदा हुई। प्रबुद्ध चीनी, यानी जो मुख्य चीनी साम्यवाद की ओर आकृष्ट होने लगे। पीकिंग के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों, छात्रों, जिसमें माओ त्से तुंग भी था, ने 1919 ईस्वी में चीनी साम्यवादी दल कुंगचानतांग स्थापित किया। यानी कि सबसे पहला कदम जो उठाया तो वो था माओ त्से तुंग। 4 मई 1920 को इस दल का वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन कोमिंतर्न के एक कार्यकर्ता ग्रेगोरी बोहतिन्स्की ने इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इस अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन को चीनी साम्यवादी दल के साथ
मिला दिया। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जो चीनी साम्यवादी दल को सामंजस्य स्थापित दल के साथ सामंजस्य स्थापित किया और उन्हें लीड किया। अगले ही वर्ष कई प्रांतों में इस पार्टी की शाखाएं ब्रांच खुल गए। 1921 में इन संस्थाओं का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? संघाई में हुआ। यानी कि रूसी साम्यवादी नेता जो थे कहीं ना कहीं चीनी साम्यवादी को भी संरक्षित कर रहे थे, उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। इसीलिए एक प्रथम सम्मेलन भी हुआ चीन में। वो कहाँ हुआ था? संघाई में हुआ। विदेशी आधिपत्य से चीन को मुक्ति दिलाना सम्मेलन का प्रथम लक्ष्य घोषित किया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया कि विदेशियों से चीन को मुक्ति मिलेगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है चीनी दल कोमितांग पर साम्यवाद का प्रभाव। चीनी दल कोमितांग, एक चीनी दल था कोमितांग, उस पर किस तरह से, क्योंकि कोमितांग जो था उसने भी देश के हित के लिए कार्य किया, सन्यास सेन ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन किस तरह से इसका प्रभाव, इस पर साम्यवाद का प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम करेंगे इसमें। साम्यवादी विचारधारा ने चीन के उदारवादी राष्ट्रवादियों को भी प्रभावित किया। इस समय चीन में जो राष्ट्रवादी सरकार थी उसका नेता सन्यास सेन विदेशी सहायता प्राप्त कर चीन को संगठित करना चाहता था, लेकिन पश्चिम के साम्राज्यवादी राज्यों ने उसे किसी प्रकार की मदद नहीं दी। अतः वह सोवियत संघ की ओर आकृष्ट हुआ। सोवियत संघ की नई क्रांतिकारी कम्युनिस्ट सरकार ने चीन के प्रति अपार सहानुभूति प्रदर्शन किया और चीन की हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया। उसने चीन को वह सारे इलाके वापस कर देने का वचन दिया जिन्हें जार की सरकार ने उससे छीना था। अगस्त 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक के लिए नियुक्त कोमिंतरन के प्रतिनिधि से मेरिंग ने सन्यास सेन की मुलाकात की। इस मुलाकात का सन्यास सेन पर गहरा असर पड़ा और उसने मान लिया कि साम्यवादी विचारधारा शोषित जनता की सबसे बड़ी मददगार है। आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, घबराइए मत। अतः उसने सोवियत संघ से संबंध बनाना शुरू किया और रूस में बहुत से सलाहकार चीन जिन्होंने कोमितांग और चीनी सेना का संगठन किया। यानी कि सबसे पहले 1911 की क्रांति हुई थी, बहुत सारे बक्सर विद्रोह, ताइपिंग, प्रथम अफीम, द्वितीय अफीम आपने पढ़ा। चीन की स्थिति वैसे भी जर्जर थी, लेकिन जब सन्यास सेन चीन का सर्वेसर्वा बना तो उस समय चीन का वो उद्धार यानी विकास करना चाहता था, तो वो विदेशियों से ऐसी अपेक्षा रखता था कि विदेशी उनकी सहायता करेंगे, लेकिन विदेशियों ने उनकी सहायता नहीं की। यानी विदेशियों का मतलब होता है कि जो यूरोपीय कंट्री उसके यहाँ उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, अपने व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, उससे वो सहायता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। और इस समय उसे रूस से काफ़ी सहानुभूति मिली। रूस ने ये भी आश्वासन दिया कि वो उसकी हर तरह से मदद करेगा, साथ ही रूस ने जो उसके जो भी कुछ छीना है वो सारे इलाके वापस कर देगा, और उसने ऐसा वचन दिया जो जार ने उससे छीना था। और इस तरह से 1921 में चीनी कम्युनिस्ट की बैठक हुई और वहाँ से एक रूसी कोमिंतर्न दल का प्रतिनिधि भी आया और सन्यास सेन से मिला और उसने उसकी पूरी सहायता की, और इस तरह से सन्यास सेन का झुकाव साम्यवादी विचारधारा की तरफ हुआ। ओके, और इस तरह से बहुत से रूसी सलाहकार चीन भी आए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन था साम्यवादी चीनी साम्यवादी आंदोलन, यानी चीन में साम्यवादी आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा और फला फूला। मजदूरों और किसानों का संगठन। उन दिनों कोमिंतांग और चीनी साम्यवादी दल में रूसी प्रभाव के कारण काफी तालमेल रहा, ये तो था ही। प्रारंभिक समय में रूस के साम्यवादी विचारकों का मत था कि चीन उस अर्ध औपनिवेशिक देश में क्रांति का प्रथम लक्ष्य है। चीन जैसे यानी साम्यवादी विचारधारक जो थे, साम्यवादी विचारधारा के जो प्रवर्तक थे, उनका मत था कि चीन जैसे अर्ध औपनिवेशिक यानी कि आधा उपनिवेशिक है आधा स्वतंत्र है देश में क्रांति का प्रथम लक्ष्य क्या होना चाहिए? बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति द्वारा इस अराजक स्थिति को खत्म करना। इसीलिए उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कोमितांग के साथ मिलजुल कर काम करने का परामर्श दिया।
यानी कि वो चाहता है कि बुर्जुआ लोकतंत्र क्रांति द्वारा इस अराजक, बुर्जुआ मतलब कमजोर वर्ग द्वारा ये जो अराजक स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति जो बनी हुई है चीन में, उसको समाप्त किया जाए। तो वो कैसे समाप्त किया जाएगा? जब चीनी दल कुओमिंतांग के साथ मिलकर साम्यवादी दल काम करना चाहते थे, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट अपने संगठन को सुदृढ़ करने के लिए काफी सक्रिय रहे। वे किसान और मजदूरों के साथ काम करते रहे, उन्हें संगठित करते रहे। संघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के संघ बनाने का कार्यक्रम निश्चित हुआ। एक मजदूर संगठन कायम हुआ जिसमें शुरू में अधिकतर जहाजी मजदूर थे। 1921 के अंत में इस संघ को वेतन बढ़ाने की मांग की इस संघ ने, और न माने जाने पर हांगकांग के ब्रिटिश शासन ने संघ को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ओके, इस कार्य के विरोध में कई हड़ताल हुए जिससे सारा कारोबार ठप पड़ गया। देश में विदेशी शासन को झुकना पड़ा और वेतन में 20% की वृद्धि करनी पड़ी। ओके, यानी कि कम्युनिस्टों के साथ मिलकर कुओमिंतांग दल भी कार्य करने लगा चीन में, और वो उनका मुख्य उद्देश्य था किसान मजदूरों की स्थिति को संगठित करना और उन्हें मजबूती प्रदान करना। तो इस तरह से संघाई में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसमें मजदूरों का एक संघ बना और उन्होंने अपना कार्यक्रम निश्चित किया। इस तरह से एक मजदूर संगठन कायम हुआ और उसमें जहाजी मजदूर थे। एक बार ऐसा हुआ कि 1921 ईस्वी में इस संघ ने वेतन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने जो औपनिवेशिक थे या ये जो भी विदेशियों से कहा कि उन्हें वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन विदेशियों ने उनकी कोई नहीं सुनी और इस संघ को गैरकानूनी घोषित कर दिया। लेकिन इस कार्य के विरोध में कई हड़तालें हुई, सारा कारोबार ठप पड़ गया और अंत में विदेशी सरकार को झुकना पड़ा और 20% की वृद्धि की गई। ओके, तो इस तरह से साम्यवादियों के प्रभाव से, साम्यवादी विचारधारा से मजदूरों और किसानों का संगठन हुआ। कम्युनिस्ट लोग वो तो वेतन में वृद्धि किया ही, साथ ही देखते हैं कि कम्युनिस्ट लोग किसानों को भी संगठित करने लगे। सितंबर 1922 में किसान नेता फेंग पांग ने किसानों के 500 संघ बनाए। ओके, यानी कि अब किसानों के संघ हर प्रांतों में बनाए जाने लगे। 1923 तक किसान संगठन काफ़ी मजबूत हो गया। वे लगान में कमी और जमींदारी उन्मूलन की मांग करने लगे, यानी कि लगान जो टैक्स लगता है, खेती बाड़ी पर जो लगान लगता है उसको कम करना चाहता था, और साथ ही जो जमींदार थे उनसे वो उन्मूलन चाहता था, यानी कि उसको बंद करना चाहता था। किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हो गया। 1925 में डॉक्टर सन्याल सेन के मरते ही माओ त्से तुंग ने हुनान में एक किसान आंदोलन चला दिया। यानी कि कुओमिंतांग पार्टी का नेता जो सन्याल सेन था, जिसे साम्यवादी मिलकर देश में कार्य कर रहे थे गरीब मजदूर बुर्जुआ वर्ग के लिए, तो जब सन्याल सेन की मृत्यु हुई तो उसका सारा पावर जो है वो आ गया माओ त्से तुंग के हाथों में। माओ त्से ने एक किसान आंदोलन चला दिया। इस आंदोलन में भयानक रूप, किसान आंदोलन जब चला था इसका पूरे चीन में भयानक रूप धारण कर लिया और जमींदारों को उखाड़ फेंका। ये माओ त्से तुंग जो था बुर्जुआ मजदूर किसानों का समर्थक था और उसने जमींदारों का उन्मूलन किया और एक तरह से चीन से जमींदारों को उखाड़ फेंका। झुंड के झुंड किसान जमींदारों के घर में घुसकर अनाज लूटने लगे। कई जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली। यानी कि माओ त्से तुंग जो लीड कर रहा था उसके संरक्षण में, उसके लीडरशिप में किसान संघ जो है काफ़ी मजबूत हो गया और उसने जमींदारों को समाप्त कर दिया। अब देखिए, ऐसी परिस्थिति में चियांग काई शेक द्वारा कम्युनिस्टों का विरोध, आपको नहीं दिख रहा होगा, चियांग काई शेक द्वारा कम्युनिस्टों का विरोध। इन घटनाओं से चियांग काई शेक को साम्यवादियों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। वह उनका कट्टर विरोधी बन गया। जब किसानों की इतनी बड़ी आंदोलन जब माओ त्से तुंग ने स्टार्ट कर दी या फैला दिया, तो इससे चियांग काई शेक का घृणा साम्यवादियों के प्रति बढ़ गया। कम्युनिस्टों पर कई पाबंदियां लगा दी गई। 1927 ईस्वी में कम्युनिस्टों को कुचलने का निश्चय किया गया और उनके रूसी सलाहकारों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। फिर भी कम्युनिस्टों ने अपना कार्य जारी रखा। उन्होंने बैंकों, कारखानों, दुकानों पर कब्जा करना शुरू किया। उनके प्रबंध के लिए अपनी समितियां स्थापित कर दी।
यानी जब जैसे जैसे चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों का विरोध करना शुरू किया, लेकिन उससे जो साम्यवादी दल था और उसके जो किसानों के प्रति जो कार्य थे वो बंद नहीं हुए। वो और अच्छे ढंग से वो अपने कार्य को जारी रखा। बैंक, कारखाना, दुकान पर कब्जा किया, उसके लिए समिति स्थापित की और इस तरह से किसानों ने जमींदारों को समाप्त करने का में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इससे कम्युनिस्ट के उग्रवादी नीति के कारण चीन के अन्य वामपंथी दल थे उसे चिढ़ गए। उसने अपना संबंध विच्छेद करने लगे। इस समय सोवियत संघ के नेताओं ने माओ से तुंग से ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना और अपना कार्य जारी रखा। यानी कि साम्यवाद जो था, साम्यवादी भी जो थे, जो रूस के से थे, उन्होंने माओ से तुंग को इतनी बड़ी आंदोलन खड़ी करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना। जब इस तरह से जब साम्यवादी दल के अंदर ही माओ से तुंग का जब विरोध किया जाने लगा, तो यानी कि उस दल के अंदर ही फूट पड़ गई। और इसका फायदा क्या हुआ, चियांग काई शेक ने उठाया। उसने तुरंत कम्युनिस्टों को कुचलने का कदम उठाया और उसने sun यat-sen के एक संबंधी से शादी कर अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ कर लिया। अब कुओमिंतांग दल में कम्युनिस्टों के लिए कोई जगह नहीं रहा। कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने बड़े बड़े शहरों के श्रमिकों को संगठित कर वहां मजदूर के शासन की योजना बनाई, किंतु माओ से ने उनके विपरीत गांव में जाकर किसानों का संगठन शुरू किया। यानी कि जिस तरह से ये जो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा साम्यवाद, किस तरह से साम्यवाद पहले sun यat-sen से मिलता है, फिर sun यat-sen की मृत्यु के बाद माओ से तुंग के हाथों में उसका लीडरशिप आता है और फिर लीडर साम्यवादी दल और कम्युनिस्ट जो माओ से तुंग उसका प्रतिनिधित्व कर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। फिर एक तरह से माओ से तुंग चीन के बुर्जुआ मजदूर किसान वर्ग के लिए कार्य करता है, वह बहुत आगे बढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में साम्यवाद जो है उससे अपना नाता तोड़ लेता है। तो फिर माओ से तुंग एक sun yat-sen के एक रिश्तेदार के से शादी कर लेता है और वो कुओमिंतांग दल के कार्यों को आगे बढ़ाता है। और उस समय वो कम्युनिस्टों से बिल्कुल अलग हो जाता है और कम्युनिस्टों का कुओमिंतांग दल में कोई हस्तक्षेप या कोई नाता रिश्ता जगह नहीं रहता है। तो इस तरह से कुछ कम्युनिस्ट नेता जो थे उन्होंने शहरों में रहकर श्रमिकों और मजदूरों को संगठित करना शुरू किया, उन्हें क्रांति का वाहक बनाया। लेकिन माओ से तुंग इसके विपरीत गांव में जाकर किसानों का संगठन किया और वो अपने क्रांति का वाहक बनाया। अपने दल के कार्य क्षेत्र को शहरों से ग्रामों की ओर ले जाना उसकी सूझबूझ का प्रतीक था। यानी कि माओ से तुंग अब शहरों से गांवों की तरफ गया। उन्होंने गांव में विद्यालय, अस्पताल, छोटे कारखाने खोले, गोष्ठी आयोजित की, समाचार पत्र प्रकाशित किए, अफीम का व्यापार रोका, 18 वर्ष की उम्र के वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया। लेकिन कम्युनिस्टों ने भूमि का राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं अपनाई, बल्कि भूमि को किसानों में बांटा और उनमें सहकारिता को बढ़ावा दिया। उसने अपनी अलग सेना संगठित की थी, एक शासन तंत्र की स्थापना की। इस प्रकार चीन में एक साम्यवादी क्षेत्र कायम हो गया। 1931 के अंत के लगभग 9 करोड़ जनता उसके सदस्य हो गए। 1 नवंबर 1931 को उन्होंने रुई चीन में अपना पहला अखिल भारतीय चीनी सोवियत सम्मेलन बुलाया। कम्युनिस्टों को नष्ट करने के लिए चियांग काई शेक ने 1933 ईस्वी में पूरी ताकत लगा दी। किसी पर भी कम्युनिस्ट होने का शक होता तो उसे सीधे फांसी पर लटका देता। चियांग काई शेक का इस अत्याचार से माओ से तुंग 1936 में दुर्गम यात्रा कर अपने साथियों के साथ सेंसी चला गया। वहीं से कुओमिंतांग से लोहा लेने की तैयारी करने लगा। अब इस तरह से माओ से तुंग तो गांव में बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जब चियांग काई शेक ने अपनी जो कम्युनिस्टों को नष्ट करने के जो कदम उठाया, क्योंकि वो तो कुओमिंतांग दल का ये हो कि माओ से तुंग चला गया गांव में, वहाँ अपने से किसानों के दलों को संगठित करने लगा। लेकिन कम्युनिस्ट भी शहरों में रहकर ही
भूमि को किसानों के बीच बांट दिए। इस तरह से कम्युनिस्ट काफ़ी फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया और किसानों की एक बड़ी संख्या कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। अब इसका जो टॉपिक है वो है चियांग काई शेक से कम्युनिस्टों द्वारा समझौते का प्रयास। अब देखिए, एक समय था जब चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों का विरोध किया, फिर समझौते का क्या प्रयास करता है फिर उसको हम देखते हैं। जिस समय कोमितांग और कम्युनिस्टों के बीच संघर्ष चल रहा था, उस समय जापान चीन पर आक्रमण कर चीन को तबाह कर रहा था। चीनी भूमि पर अधिकार करता जा रहा था। इस पर माओ त्से तुंग ने चियांग काई शेक से आपस में समझौता कर जापान के मुकाबला करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जिद्दी चियांग काई शेक ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन जब जनता भी इसकी मांग करने लगी तो चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों से 10 फरवरी 1937 को समझौता कर लिया, 1937 को। इस समझौते के बाद दोनों दलों के लोग मिलकर जापान के विरुद्ध लड़ने लगे, लेकिन दोनों दलों में सद्भावना नहीं थी। दोनों के दृष्टिकोण में भी जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी वह संयुक्त रूप से जापान के विरुद्ध लड़े। इसमें साम्यवादी दल काफ़ी सफल हुआ। यानी कि चियांग काई शेक जो अपने ही देश की पार्टी साम्यवादी का विरोध कर रहा था, लेकिन जब बाहरी देश यानी जापान आक्रमण किया तो वो उससे लड़ने के लिए दोनों एक साथ मिलकर उसके सामना करने लगे, लेकिन दोनों के विचारों में काफ़ी मतभेद था। लेकिन चियांग काई शेक को साम्यवादियों की सफलता अच्छी नहीं लगी। वे जापान के विरुद्ध लड़ने के बजाय साम्यवादियों को ही खत्म करने में जुट गए, जिससे चीन की हालत और बिगड़ती गई। इसी बीच 1945 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया और चीन पर आक्रमण खत्म हो गया। तब चीन की सत्ता हथियाने के लिए दोनों दलों में संघर्ष की नौबत आ गई, लेकिन अमेरिका के राजदूत मार्शल ने दोनों में समझौता करा दिया। लेकिन इस समझौते को चियांग काई शेक ने उल्लंघन करना शुरू कर दिया और फरवरी 1947 में दोनों दलों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध में चियांग काई शेक हर तरह से हारने लगा। जनवरी 1949 ईस्वी में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अप्रैल 1949 ईस्वी तक गृह युद्ध का अंतिम दौर चला और चीन के लगभग संपूर्ण इलाकों पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया। 21 नवंबर 1949 ईस्वी को माओ त्से तुंग ने चीन के सभी दल के प्रतिनिधि को बुलाकर चीनी गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी। इस प्रकार चीन की राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में कम्युनिस्ट दल को असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हुई। सारा चीन साम्यवादी हो गया और प्रगति के पथ पर पंख लगा के चल पड़ा। तो इस तरह से आपने देखा चीन 1949 यानी 1949 ईस्वी को स्वतंत्र होता है। चीनी गणतंत्र की घोषणा होती है, चीन स्वतंत्र हो जाता है और साम्यवादी दल की स्थापना हो जाती है और जिससे साम्यवादी चीनी की संज्ञा भी प्राप्त होती है और वह एक साम्यवादी कंट्री के रूप में विश्व पटल पर उभर कर सामने आता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि साम्यवाद होता क्या है और किस तरह से साम्यवाद को चीन में बढ़ावा मिला और माओ त्से तुंग ने चीन को साम्यवादी कंट्री निर्मित करने में किस तरह अपनी उपलब्धियों का योगदान दिया। इन सब का ज्ञान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। तो ये था साम्यवादियों की उपलब्धियां या चीनी साम्यवादी आंदोलन। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं रूसी साम्यवादी आंदोलन से प्रभावित था। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के व्यू से बनाया गया है, ताकि आप जिस तरह से ऑनर्स पेपर में चीन जापान इतिहास से लंबे क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर आप लंबा करना चाहते हैं, तो उसी व्यू से हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप एज ए नोट के रूप में इसका उपयोग कर सकें। क्योंकि यदि मैं इसका शॉर्ट करती, इसका लेक्चर वीडियो लेके आती तो आप नोट्स नहीं बना पाते। तो आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें, आपके एग्ज़ाम में आएगा भी। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले सब्सक्राइब, बेल बटन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मैं और सारे इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आती रहूँगी। आप लोग पढ़ते रहें, शेयरिंग की आदत जो है डालते रहें। अपने दोस्तों के बीच जो चैनल के बारे में नहीं जानते उनको बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। हम फिर इस तरह से नए और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।